नमस्कार, इस्तकबाल है आपका न्यूज़ क्लिफ पर। मैं आपके साथ पल्लव घोष। आज का न्यूज़ क्लिफ इनसाइट हिंदी में। लेकिन शुरू करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और प्रार्थना करता हूँ कि दीपावली का ये पर्व आप सभी के जीवन में खुशी और हर्ष उल्लास लेकर आए। चलिए आज की न्यूज़ क्लिफ इनसाइट की ओर। आज का न्यूज़ क्लिफ इनसाइट, जैसा कि मैंने कहा, हिंदी में लॉरेंस बिश्नोई पर। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो कि मीडिया में छाया हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कारनामे सुर्खियों में है। और हो भी क्यों ना, हर दूसरे या तीसरे दिन लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो अभिनेता सलमान खान को धमकी भेज रहा है। अभी पिछले दिनों सुनने में आया कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो बाल संत अभिनव अरोड़ा, उसको भी धमकी भरा व्हाट्सएप भेज चुका है, उसको जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि इस बात की पुष्टि किसी ने अभी तक नहीं की। और अगर हम ये कहें कि लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है वो एक तरह से पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। बहुत लोगों को शायद ये नागवार गुजरे, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन सलमान खान पर जो लॉरेंस बिश्नोई का गुस्सा है, लॉरेंस बिश्नोई का जो ग्रीवांस है, या लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे जो आए दिन सलमान खान को धमकी दे रहे हैं जान की, यह हकीकत है। और इसकी पुष्टि खुद लॉरेंस बिश्नोई ने भी कई सारे वीडियो में की है। और अभी हाल फिलहाल एक बहुचर्चित मीडिया के साथ लॉरेंस बिश्नोई का एक 1-to-1 हुआ, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने साफ कहा कि उसका जो अल्टीमेट एम है, गोल है, मकसद है जिंदगी का, वो फिलहाल सलमान खान को जान से मारने की है। खैर, इस मुद्दे पर हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले समझना बहुत जरूरी है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम अचानक सुर्खियों में क्यों आया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम तब सामने आया जब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी का गोली मारकर कुछ लोगों ने हत्या कर दी। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ है, लेकिन ऐसे कई सारे सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं, जिसको प्राइमा फेसी एविडेंस कहते हैं, जो कि इसी ओर इशारा कर रहा है। अब सवाल दो उठते हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को मारा है तो किसके कहने पर? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, वो सुपारी लेकर ही लोगों को मारता है या अपनी टारगेट को पूरा करता है। तो ऐसा कौन है जिसने बाबा सिद्दीकी को मारने की सुपारी दी? तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या लॉरेंस बिश्नोई ने खुद बाबा सिद्दीकी को सिर्फ इसलिए इस दुनिया से रुखसत कर दिया क्योंकि वो अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता था? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही हकीकत है। और इसीलिए मैंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को अगर समझना है तो हमें मुंबई गैंग वॉर या मुंबई में 70 के दशक से जो 2000 तक का एक डॉन का राज चला है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई का जो ये वर्चस्व है वो इतना बड़ा, इतना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैमथ, मैसिव, कैसे हो गया? 10 साल पहले भी लॉरेंस बिश्नोई का जो वजूद था, जो एग्जिस्टेंस था, वो काफी छोटा था, काफी अदना सा था। और यही बात
लॉरेंस बिश्नोई भी पुष्टि करते हैं। लेकिन इस 10 साल में लॉरेंस बिश्नोई का जो कद है, क्राइम की दुनिया में जो कद है, अंधेरे की जगत में जो कद है, वो काफी बड़ा हो गया। यहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब इंटरनेशनल लेवल पर भी शुमार होने लगा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें मुंबई गैंग वॉर या मुंबई में जो डॉन का राज हुआ करता था उसको समझना बहुत जरूरी है। साहब, मुंबई में एक वक्त था जब मुंबई गैंग वॉर, इनकाउंटर, यह बहुत आम बात हुआ करती थी। कोई भी मुंबईकर कैजुअली निकलता था तो यह बहुत आम बात होती थी उसके लिए कि उसके सामने किसी को गोली मार दी जाती थी, कोई गैंग वॉर होता था या पुलिस एनकाउंटर हुआ करती थी। ये 90 के दशक में उफान पर रहा, सबसे पीक पर रहा। लेकिन मुंबई का जो ये गैंग वॉर है या जो ये गैंगस्टरों का राज है, ये जिसको चालू भाषा में, चलती भाषा में डॉन का राज कहा जाता था, यह 70 के दशक से शुरू हुआ था। सबसे पहले डॉन माना जाता है वरदराजन, उसके बाद हाजी मस्तान, करीम लाला, और ऐसे करते हुए दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम के बारे में तो आप सभी ने सुन रखा है, उनके चर्चे आप सभी ने सुन रखे हैं। तो ये जो डॉन का राज था, डॉन राज था, माफिया राज था, ये मुंबई ब्लास्ट तक अपने उफान पर रही। मुंबई ब्लास्ट के बाद जब धरपकड़ शुरू हुआ, जब गैंगस्टरों को गैंगस्टर या ये डॉन या जितने भी ये गुर्गे थे, इनकी जब धरपकड़ शुरू हुई तो ये मुंबई का जो ये डॉन राज, ये धीरे 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 खत्म होता गया। और मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्राइम एक्ट 1999 के तहत कई सारे ऐसे बड़े डॉन या गुर्गे जो कि अपने आप में काफी पावरफुल थे, जिनका वर्चस्व इतना ज्यादा था कि लोग इनके नाम से कांपते थे। इन डॉनों का जो कहर था, जो खौफ था, वो इतना ज्यादा था, खासकर मुंबईकरों के अंदर, कि ये लोग उनके नाम से भी कांपते थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मकोका के लागू होने के बाद ये जो बड़े बड़े नाम थे, जैसे इकबाल कास्कर, छोटा राजन, आबू सलेम, अरुण गौली, रवि पुजारी, ये सारे नाम धीरे 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 खत्म होते गए, क्योंकि ये सभी देश के अलग अलग जेलों में बंद हैं। रही बात दाऊद इब्राहिम की, दाऊद इब्राहिम भी मुंबई ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान चला गया या दुबई चला गया, ये विवादास्पद बात है। लेकिन इतना साफ है कि दाऊद इब्राहिम अपना जो यहां पे साम्राज्य था मुंबई में, डी कंपनी, उसको छोड़कर यहां से भाग गया। हालांकि जानने वाले ये कहते हैं कि डी कंपनी अभी भी छोटे पैमाने पर ही सही काम करती है। फिरौती वसूलना, धमकियां देना, इनका मेन काम था एक्सटॉर्शन। चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, बिल्डर्स हो,
इन लोगों से ये माफिया लोग जो है पैसा वसूला करते थे और ना देने पर जाहिर सी बात है उनको जान से भी मार देते थे। सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात करते हुए हम मुंबई के ये डॉन राज पर क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि जब ये मकोका लगा और ये तमाम जो नाम थे, छोटा राजन, इकबाल खासकर, अबू सलेम, अरुण गौली, रवि पुजारी, दाऊद इब्राहिम, इन लोगों के धीरे धीरे खत्म होने के साथ साथ ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आता है, क्योंकि यही वो वक्त था जब लॉरेंस बिश्नोई ने सोचा कि शायद यही वो वक्त है, यही वो मौका है जब मुंबई पर राज किया जा सकता है। क्योंकि मुंबई में जो डॉन राज था, जो माफिया राज था, वो तो अब खत्म है और मुंबई के लोग, यानी ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग, रियल एस्टेट के लोग, बिजनेसमैन, ज्वेलर्स, इन सबों में दहशत या खौफ तो था क्योंकि इन्होंने झेला था। तो इनके खौफ को एकदम से खत्म ना करके क्यों ना इसको और थोड़ा उकसा दिया जाए, और यहीं से शुरू होता है लॉरेंस बिश्नोई का मुंबई में या मुंबई अंडरवर्ल्ड में कदम या उनका वर्चस्व। लॉरेंस बिश्नोई का जो काम करने का तरीका है वो भी बहुत हद तक दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के तर्ज पर ही है, और दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी के तर्ज पर ही उसने अपने कंपनी का नाम बी कंपनी भी रखा। लेकिन ये बी कंपनी, वैसे आज कहा जाता है कि बी कंपनी के पास करीब 700 शूटर्स हैं। याद रखिएगा कि लॉरेंस बिश्नोई आज 10 साल से भी ऊपर जेल में बंद है, साबरमती सेंट्रल जेल में, गुजरात में। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का जो खौफ है, लॉरेंस बिश्नोई का जो कहर है, वो आज भी जारी है। इस पे मैं बाद में बात करता हूं। तो चूंकि लॉरेंस बिश्नोई पंजाब से आते हैं, लिहाजा इस 700 शूटर्स में 300 ऐसे हैं जो पंजाब से आते हैं। और इस बात की पुष्टि जो एनआईए की डॉसियर है, जो चार्जशीट है, उसमें होती है। इस पर मैं आगे आपको बताता हूं एनआईए की डॉसियर के बारे में। तो लॉरेंस बिश्नोई का जो काम करने का तरीका है, या मोडस ऑपरेंडाई जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो कुछ हद तक, बल्कि काफी हद तक दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी के तर्ज पर है। अब दाऊद इब्राहिम कैसे काम करता था? दाऊद इब्राहिम या अबू सलेम या इनके जो गुर्गे थे, ये लोग 16, 17, 18 इस उम्र के लड़कों को चुनते थे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों से, रिमोट उत्तर प्रदेश, रिमोट बिहार, और इनको मुंबई लेकर आते थे। जाहिर सी बात है ये बच्चे जो कि ज्यादातर नाबालिग हुआ करते थे, पैसे नहीं होते थे इनके पास, सपने बहुत बड़े बड़े थे, तो इनको ये लोग मुंबई लाकर वो सपना दिखाते थे। मुंबई में इनको ऐशो आराम की जिंदगी देते थे, खाने पीने की सहूलियत, घूमने की सहूलियत, फिल्म स्टारों से मिलने की जो इनकी चाह होती थी, जो ललक होती थी, उसको पूरा करना। क्योंकि दाऊद इब्राहिम या दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के लिए किसी भी बड़े फिल्म स्टार के साथ मिलना या मिलाना तो आम बात हुआ करती थी, लेकिन इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये सारे प्रलोभन, ये सारे जो अट्रैक्शंस थे, ये थे एक तरीके का बेट, यानी लालच। उसके बाद इन बच्चों को वक्त आने पर समझा दिया जाता था और इनके हाथों में कट्टा या तमंचा थमा दिया जाता था।
और कहा जाता था कि फलाने टारगेट को जाकर खत्म करें और वहीं से वो निकल जाए अपने गांव के लिए, अपने जहां से भी वो आए हैं। इसके दो फायदे थे। एक, डी कंपनी को ऐसे लोग मिलते थे जिनका ना तो पुलिस रिकॉर्ड हुआ करती थी, हिस्ट्री शीटर तो बहुत दूर की बात है, लिहाजा पुलिस इन लोगों तक पहुंचे यह नामुमकिन था। दूसरा, इन बच्चों में जो काम करने का जुनून था, क्योंकि इनको तो सब कुछ मिल रहा था, पैसे, ऐशो आराम, सब कुछ, जिन चीजों की ये लोग सपना देखते थे अपने गांव में। ऐसे में जिसको लॉयल्टी फैक्टर कहते हैं, यानी आप जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हो, आप उनके प्रति लॉयल हो, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और यही वजह है कि डी कंपनी अपने तमाम जो टारगेट्स हैं या अपने तमाम जो मिशन थे उनमें मुकम्मल होते थे। और यही जो मॉडल है, ये मॉडल लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपना। लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, इसका जो हायरार्की है वो तो लॉरेंस बिश्नोई है, लेकिन इनकी कंपनी का जो स्टाइल है वो ये है कि इन्होंने जैसे एरिया कमांडर होते हैं उस तर्ज पर इन्होंने अलग अलग राज्यों में या अलग अलग देशों में अपने गुर्गों को वहां के कमांडर या वहां के चीफ बना के रखा है। बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है साहब। इन्होंने क्राइम करने के लिए अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग देशों को, अलग अलग एरिया कमांडरों को सौंप रखा है, अलग अलग चीफों को सौंप रखा है। लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र भारत में, और बाहरी मुल्कों में दुबई, पोर्तुगाल, कनाडा, यूनाइटेड अरब एमिराट्स यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया, ये जगह उनके अंडर आती है, उनके कंट्रोल में आती है। ठीक उसी प्रकार लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी जो उनके मेंबर हैं वो है गोल्डी ब्रार। गोल्डी ब्रार का नाम आपने सबसे ज्यादा सिद्धू मूसावाला के कत्ल के वक्त सुना। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल गोल्डी ब्रार का नाम इसलिए आया क्योंकि गोल्डी ब्रार के अंडर पंजाब आता है। गोल्डी ब्रार के अंडर पंजाब, दिल्ली और कनाडा ये जगह आती है, लिहाजा कनाडा में जब कुछ होता है तो गोल्डी ब्रार का नाम आता है। इसके अलावा रोहित गोडारा, उसके अंडर राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये जगह आते हैं। और अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई हैं, और उनके भी नाम कई सारे हत्याओं में, कई सारे ऐसे केसों में दर्ज है, लेकिन इनका जो विचरण क्षेत्र है, इनका जो एरिया है वो है दिल्ली एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और बाहरी मुल्कों में पोर्टुगल। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का, लॉरेंस बिश्नोई का मोडस ऑपरेंडाई है। इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई अपने टारगेट्स को अंजाम देती है और टारगेट्स को धमकाती है, और अगर ना माने तो उनका सफाया कर देती है। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि ये जो
फिरौती के कॉल्स हैं, धमकी भरे कॉल्स हैं, ये मैनेज कैसे होती है? तो एक स्टडी के अनुसार यह देखा जाता है कि इन कॉलों को डब्बा कॉलिंग, यानी यह काफी प्रचलित है क्रिमिनल्सों में, खासकर जो जेलों में बंद है उनमें। ये डब्बा कॉलिंग के जरिए ये लोग अपने टारगेट को धमकाते हैं। साहब, ये डब्बा कॉलिंग है क्या? डब्बा यहां पे फोन को कहा जाता है। फर्ज कीजिए जेल में बैठा आका, जेल में बैठा डॉन अपने टारगेट को धमकाना चाहता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कर पाता है। उसको अपने गुर्गे के सहारे करना है, लेकिन गुर्गा बाहर है, दूर कहीं बैठा हुआ है, कहीं विदेश में बैठा हुआ है। तो दो फोन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो डॉन है, जो आका है, वो अपने गुर्गे को फोन लगाता है और गुर्गा एक दूसरा फोन का इस्तेमाल करके उस फोन से सटा देता है और उस दूसरे फोन से अपने टारगेट को कॉल करता है। तो जो टारगेट है वो धमकी उस डॉन के आवाज में सुनता है, जिससे जाहिर सी बात है उसका खौफ, उसका डर और बढ़ जाता है। इसका वर्चस्व सिर्फ पंजाब तक सीमित हुआ करता था, अचानक इतना बढ़ जाता है उसका कद कि उसका नाम इंटरनेशनल लेवल पर शुमार होने लगा। और आज लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों का नाम कनाडा, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, इन सभी जगहों पे चर्चा में है। सबसे ज्यादा कनाडा कंट्रोवर्सी है। लेकिन ये कनाडा कंट्रोवर्सी क्या है? हालांकि ये बहुत बड़ा मसला है, इस पर एक अलग से न्यूज़ क्लिप इनसाइट करेंगे फिर कभी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर भारत और कनाडा का जो कूटनीतिक संबंध है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, आज खटास में है। एक वक्त हुआ करता था जब भारत और कनाडा में जो कूटनीतिक संबंध थे, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे, बायलैटरल रिलेशनशिप थे, वो काफी अच्छा था। लेकिन आज माहौल ये है कि शायद पाकिस्तान और भारत के संबंध में जो खटास है, उससे भी कहीं ज्यादा खटास कनाडा और इंडिया में है। क्यों? क्योंकि कनाडा ने हम इंडियंस पर, बल्कि वहां के जो एम्बेसडर हैं, इंडिया के जो नुमाइंदे हैं, जो एम्बेसडर हैं, उन पर एक इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जो एम्बेसडर हैं वो वहां पे स्पाइंग का काम करते हैं और उनका काम यह है कि वो कनाडा में बसे जो खालिस्तानी हैं, जो खालिस्तानी सपोर्टर है, खालिस्तानी नुमाइंदे हैं, इन नुमाइंदों की वो स्पाइंग कर रहे हैं। उन नुमाइंदों की ये डिटेल्स भारत सरकार को देते हैं। भारत सरकार आगे ये दस्तावेज, ये डिटेल्स रॉ को सौंपती है। रॉ अपने तरीके से इनको खत्म करती है। लेकिन कैच ये है कि रॉ खुद ये काम नहीं कर रही है। रॉ यहां पे लॉरेंस बिश्नोई का मदद ले रही है। जाहिर सी बात है, ये बेबुनियाद इल्जाम भारत सरकार ने खारिज की और भारत सरकार ने साफ कर दिया कि इस तरह से बेबुनियाद जो इल्जामात हैं वो आगे से ना लगाए। लेकिन इस पर जो कूटनीतिक संबंध थी वो खराब हो चुका है और आज बद से बदतर हो गया है। जैसे कि मैंने कहा, इस पर एक न्यूज़ क्लिप इनसाइट फिर कभी। तो बीते दिनों में कनाडा में करीब 6 ऐसे खालिस्तानी जो हिमायती हैं या जो सपोर्टर्स हैं, उनकी मौत हो गई, उनको मार दिया गया।
लेकिन सबसे ज्यादा आवाज, सबसे ज्यादा शोर तब उठा जब निर्झर को मारा गया। निर्झर एक काफी बड़े कद का खालिस्तानी सपोर्टर था और कैनेडियन गवर्नमेंट के काफी करीब भी था। लिहाजा कैनेडियन गवर्नमेंट ने आनन फानन में यह कह दिया कि इंडिया इसके पीछे है, और यहां तक भी कहा गया कि इंडियन हाई कमीशन, इंडियन एम्बेसी में वहां पे जो दूतावास है, वहां पे जो जैसे वीजा हो गया, पासपोर्ट हो गया, या तमाम दस्तावेज जो भी काम के सिलसिले में वहां लोग आते हैं, उनको धमकाया जाता है कि पहले वो खालिस्तानी जो हिमायती हैं, सपोर्टर्स ऑफ खालिस्तान, जो कनाडा में बस रहे हैं या जो जिनके बारे में उनको इल्म है, वो साझा करें। जैसा कि मैंने कहा कि भारत सरकार ने इस पर बहुत बड़ा आपत्ति जताई। भारत सरकार ने, MEA ने, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने साफ कर दिया कि ये एक बेबुनियाद इल्जामात है, और उसके बाद जो कूटनीतिक संबंध है वो खराब होती गई। पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसलिए जुड़ा क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई या उसके गुर्गों को इन खालिस्तानियों को मारने का काम दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई ने कब क्राइम की दुनिया में अपना पैर रखा? कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने 2007 में, जब वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उनके एक फ्रेंड हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबिन, और यह बात लॉरेंस बिश्नोई ने खुद पुष्टि की है। तो रॉबिन और लॉरेंस दोनों ही लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, और यूनिवर्सिटी में उन दिनों यूनिवर्सिटी चुनाव का माहौल था। जैसे कि होता है चुनावों में, रॉबिन भी एक उम्मीदवार थे, रॉबिन के सामने एक और उम्मीदवार खड़ा हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई अपने दोस्त के सपोर्ट में उसको धमकाते हैं, डराते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो जो उम्मीदवार था वो इतना ढीठ था कि वो टस से मस नहीं होता है। तो लॉरेंस बिश्नोई अपने दोस्त का जो लाइसेंसी पिस्तौल था उससे फायरिंग करता है, और यह पहली बार था जब लॉरेंस बिश्नोई पर 307 का केस दर्ज हुआ था और उसको जेल भेज दिया जाता है। कहानी 1998 की है, जब सलमान खान और काफी सारे एक्टर एक्ट्रेस राजस्थान के जोधपुर में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के लिए जाते हैं। अब वहां पर उन्होंने ब्लैक बक या काला हिरण का शिकार करते हैं। हालांकि सलमान खान या उनके परिवार का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, यह एक इल्जाम है, लेकिन बिश्नोई समाज का कहना है कि उन्होंने किया था। और तब से लेकर आज तक यह मुद्दा गर्म है, तब से लेकर आज तक यह मुद्दा सीरियस बना हुआ है। और उनका कहना सिर्फ इतना है कि सलमान खान अपने ईगो को ताक पे रखकर अगर बिश्नोई समाज से माफी मांगे तो शायद बिश्नोई समाज उनको माफ कर भी दे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई
ये बात बिल्कुल साफ करते हैं कि सलमान खान को माफी तभी मिल सकती है जब सलमान खान खुद स्वयं मुकाम मुक्ति धाम, जो कि बीकानेर राजस्थान में है, बिश्नोई समाज का मंदिर, बिश्नोई समाज का एक बहुत बड़ा पीठ स्थान, जहां पर उनको जाके बिश्नोई समाज से ब्लैक बक या काला हिरन मारने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। हालांकि यहां पर वो ये भी कहते हैं कि अगर बिश्नोई समाज उनको माफ कर दे तो ठीक, वरना सलमान खान को ब्लैक बक या काला हिरन मारने के लिए मरना ही पड़ेगा। यह है सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का कंट्रोवर्सी। अब सलमान खान का कहना है कि उन्होंने ब्लैक बक मारा ही नहीं था, और बिश्नोई समाज का कहना है कि नहीं, वो जानते हैं कि उन्होंने वहां ब्लैक बक का शिकार किया था। तो इस पर अभी जो ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते सलमान खान को हर दूसरे तीसरे दिन लॉरेंस बिश्नोई या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियां मिल रही है। अब सबसे अहम बात, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई और गैंगस्टर हो या कोई और माफिया डॉन हो, आखिर एक डॉन जो आज इतने सालों से सेंट्रल जेल में बंद है, वो कैसे धमकी दे सकता है या कैसे अपने गुर्गों से लोगों को मरवाने की बात कर सकता है। साफ है कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन या जेल स्टाफ या सुपरिंटेंडेंट या जो भी है, उनके मदद के बगैर यह नामुमकिन है। अभी हाल ही में एक पॉपुलर सैटेलाइट टेलीविजन चैनल ने लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू किया, और लॉरेंस बिश्नोई ने उसमें कई सारे बातें साझा की, जिसमें यह भी था कि उनका एकमात्र फोकस यह है कि वो सलमान खान को मारना चाहते हैं। और उनसे इंटरव्यूअर ने यह पूछा कि अगर वो ऑनलाइन या कैमरे पर माफी मांगे तो चलेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, उसको ये मुकाम मुक्ति धाम आना पड़ेगा और पर्सनली माफी मांगना पड़ेगा। ये इंटरव्यू भी अब विवाद में है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जेल प्रशासन एक गैंगस्टर को किस तरह से बाहर बात करने का, यानी जाहिर सी बात है उसको मोबाइल फोन मुहैया किया जा रहा है, नई बात नहीं है। हमारे देश में इससे पहले भी जितने पॉलिटिकल क्रिमिनल्स रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता अभी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उनको भी मोबाइल फोन मुहैया करवाया जाता था और वो भी अपने गुर्गों से बात करते थे, वो भी जेल से क्राइम को अंजाम देते थे। ठीक वही मॉडल यहां भी हो रहा है, और लॉरेंस बिश्नोई इन जेल के जो स्टाफ है, जेल के जो अधिकारी हैं, इनके सहारे, इनके सहायता से इन चीजों को अंजाम दे रहे हैं, अपने गुर्गों से कांटेक्ट में हैं। तो सबसे पहले तो ये जो सिस्टम है, जो कि दोगली बात करती है, एक तरफ तो ये क्रिमिनल्स को जेल में डालती है, दूसरी तरफ जो रसूखदार क्रिमिनल्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल्स हैं, रिसोर्सफुल क्रिमिनल्स हैं,
उनको मोबाइल फोन्स या तरह तरह के ऐशो आराम मुहैया करवाती है। तो सबसे पहले क्राइम को रोकने के लिए इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, तभी जाकर लॉरेंस बिश्नोई या इस तरह के जो गैंगस्टर हैं या इनके जो गुर्गे हैं, तभी जाकर इन क्राइम्स को रोका जा सकेगा। खैर, ये कभी होगा या नहीं वो तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि सिस्टम के अंदर ही सिस्टम वाले करप्ट हैं, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई या लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है उसका सलमान खान को जान की धमकी देना जारी है, और जैसा कि उसने साफ कर दिया है कि यह धमकियां जारी रहेगी जब तक ना सलमान खान बिश्नोई समाज से जाकर माफी मांगे, और उसके बाद भी क्या बिश्नोई समाज उसको माफ करेगी नहीं करेगी, यह बिश्नोई समाज पर है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का कहना साफ है कि अगर बिश्नोई समाज माफ कर देता है तो ठीक, वरना सलमान खान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक जैसे उसने तथाकथित ब्लैक बक को, काला हिरन को मारा था। तो लॉरेंस बिश्नोई पर न्यूज़ क्लिफ इनसाइट आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगा आपके सामने इंडिया कनाडा का जो कूटनीतिक रिलेशनशिप है जो खराब हो चुका है, और उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम कैसे आ रहा है, इस पर एक न्यूज़ क्लिफ इनसाइट बहुत जल्द आपके सामने ला सकूं। आज के लिए इतना ही। मैं पल्लव घोष आपसे विदा चाहता हूं। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।